Hello everyone, welcome once again back to my channel that is Science with Ash. So today we will be discussing about the Newton's law of gravitation. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि कोई भी बॉडी है यूनिवर्स में, मतलब जितनी भी बॉडी है, एक बॉडी हमेशा दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है किसी फोर्स से। मीन्स हमारे पास कोई भी दो बॉडीज़ हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं किसी फोर्स से। जब वो अट्रैक्ट करती हैं तो उनमें फोर्स लगता है, और ये जो बॉडीज़ होती हैं ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मासेस के। मीन्स दो बॉडीज़ हैं, मीन्स दो मासेस हैं, एक को हम m1 कंसीडर करेंगे और एक को हम m2। ये हो गए हमारे दो मासेस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इसके, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से। मीन्स दो मासेस का जो डिस्टेंस है उसको हम r मानते हैं, मीन्स उसका r का स्क्वायर जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस फोर्स के। लेट अस सी कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी है m1 और दूसरी बॉडी है m2। एक बॉडी है m1 कंसीडर किया हमने, दूसरी बॉडी को m2 कंसीडर किया। जैसे कि हमने पढ़ा कि दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं किसी फोर्स से। ये एरो हमें क्या बताता है कि ये m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और ये m2 m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और ये फोर्स लग रही है। मीन्स ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है और m2 m1 की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और दोनों का जो डिस्टेंस है वो है r स्क्वायर। और ये r स्क्वायर कैसे आया कि हाफ डिस्टेंस इसने मूव करने में r लगाया और इसने जो हाफ डिस्टेंस मूव किया वो भी हो गया हमारे पास r। तो हमारे पास कितना हो गया, r और r स्क्वायर, जो कि हमारा डिस्टेंस है। और इससे हम डिराइव करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो दो मासेस होते हैं मीन्स m1 और m2 वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जो डिस्टेंस होता है r स्क्वायर वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ m1 m2, दो मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एंड आवर सेकेंड इक्वेशन इज दैट इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ r स्क्वायर, और r क्या था, डिस्टेंस था। ये जो दो मासेस के बीच का डिस्टेंस था उसको हमने r स्क्वायर लिया, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को अब कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो फोर्स है प्रोपोर्शनल था डायरेक्टली m1 m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था r स्क्वायर के, दैट इज डिस्टेंस। तो हम दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास आ गया कि F प्रोपोर्शनल किसके, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और हमें पता है कि हमें न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है, तो इसके लिए जब भी हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को हम क्या लगा देंगे, g। मीन्स हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मीन्स हमने ये इन्वर्स हटा के यहाँ पे लगा दिया g, और ये जो g है ये हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है। इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज इसकी वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। वैसे तो ये वैल्यू न्यूमेरिकल्स में दी जाएगी, फिर भी इफ़ यू कैन लर्न देन इट्स योर चॉइस। अब हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट आ गया ये g। ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट g है ये कभी कभी फोर्स के इक्वल भी हो जाता है। और ये इक्वल कैसे होता है कि हमने सपोज किया कि हमारे पास m1 और m2 मीन्स जो हमारे मासेस थे वो इक्वल किसके हैं, 1 के, और हमारे पास जो डिस्टेंस था r वो भी किसके इक्वल है, 1 के। तो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना है। मीन्स f इज इक्वल टू g, m1 m2 क्या है हमारे पास 1, और r क्या है ये भी 1, तो हमने पुट कर दिया 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1, और g को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज g आ गया। मीन्स f किसके इक्वल आ गया हमारे पास, g के इक्वल। कहने का मतलब ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये किसके इक्वल है, इस फोर्स के। ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हम फाइंड करते हैं, ठीक है, कि ये कब फोर्स के इक्वल होता है, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है मासेस की 1 और डिस्टेंस भी क्या होता है 1। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।